नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। मित्रों, मैं आपकी दोस्त एरा आ गई हूँ आपके लिए भारत के वर्तमान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर द्वारा लिखित पुस्तक द इंडिया वे स्ट्रैटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड के छठे चैप्टर द निम्जो इंडियन डिफेंस यानी निम्जो इंडियन रक्षा का सारांश। यह अध्याय पड़ोसी देशों, विशेषकर पाकिस्तान और दक्षिण एशिया के साथ भारत के संबंधों की बात करता है। शतरंज की चाल की तरह रणनीतिक दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल दिया गया है। भारत को अपने पड़ोसियों के साथ निडर और गैर पारस्परिक यानी नॉन रेसिप्रोकल दृष्टिकोण अपनाना होगा। क्षेत्रीय नेतृत्व के लिए सक्रिय संलग्नता अनिवार्य है। तो आइए देखते हैं द इंडिया वे पुस्तक का सारांश। लेखक बताते हैं कि भारत और चीन के साथ मिलकर काम करने की क्षमता से आने वाला समय एशिया खंड का दशक बन सकता है, परंतु दोनों देशों के आपसी मतभेद इस कार्य को ज्यादा मुश्किल बनाते हैं। एग्रीमेंट और चुनौतियों के इस मेल को देखते हुए इसमें कोई शंका नहीं कि यह संबंध हमारे समय के सबसे महत्वपूर्ण संबंधों में से एक है। विश्व भले ही चीन के उदय की तारीफ करता हो, परंतु भारत इसे अपने पड़ोसी होने के कारण बारीकी से देखता है। चीन भारत की रणनीतिक योजनाओं में एक बड़ा फैक्टर रहा है। ये दो सभ्यता वाली राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं जिनका आधुनिक देश बनने का समानांतर सफर किसी टकराव के बिना नहीं रह सकता। चीन को सही से समझना भारत के भविष्य के लिए बहुत जरूरी है और इसीलिए इस रिश्ते पर बहस पारंपरिक सोच और स्थापित तर्कों से आगे बढ़नी चाहिए। भारत चीन का इतिहास और भूगोल उनके संबंधों के कई पहलुओं को दर्शाते हैं, जैसे कि अतीत और आधुनिक इतिहास, वर्तमान और समकालीन राजनीति, समान परंतु भिन्न उदय। यह स्थिति एक जटिल मैट्रिक्स बनाती है जिसमें दुनिया की दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। इन संबंधों के कई पहलुओं के बीच संतुलन होना आवश्यक है। भारत और चीन का संबंध सदियों पुराना है, जो मजबूत बौद्धिक, धार्मिक और व्यापारिक संपर्कों की परंपरा से जुड़ा हुआ है, जिसका मुख्य स्रोत सिल्क रोड को माना जाता है। सिल्क रोड की वजह से दोनों सभ्यताओं के बीच विचारों और व्यापार का एक शक्तिशाली गठजोड़ बना। हालांकि इसके अलावा भी अन्य रास्ते थे जिनसे होकर चीनी प्रवासी भारत की मुलाकात लेते थे। ये रास्ते ज़मीनी तथा सामुद्रिक दोनों हुआ करते थे। बौद्ध धर्म के प्रचार ने भारतीय संस्कृति के चीन में विस्तार करने में मुख्य भूमिका निभाई है। हमें आज भी चीन की सड़कों के किनारों पर कई चीनी शासकों के संस्कृत नाम देखने मिलते हैं। ताइवान के सामने फुजियान तट में भारतीय मंदिरों का होना इस बात का प्रमाण है कि चीन के साथ हमारे संपर्क कितने गहरे थे। इसके अलावा सांस्कृतिक स्थल जैसे डुनहुआंग गुफाएं या लोयांग में व्हाइट हाउस मंदिर चीन के भारत से गहरे सांस्कृतिक जुड़ाव के प्रमाण हैं। इतिहास के दो सबसे मशहूर चीनी यात्री फाहियान और ह्यूएन त्सांग दोनों भारत आए थे। यह उस समय चीन में भारत की महत्ता को दिखाता है। उस समय व्यापार एक संशोधन का विषय था तथा उसमें बैलेंस बनाना एक बड़ी समस्या मानी जाती थी। भारत इस बैलेंस में केंद्र का स्थान हुआ करता था। कहा जाता है कि 6ठी सदी तक इंडियन म्यूजिक चीन में इतना प्रचलित हो गया था कि एक शाही हुक्म ने कुछ समय के लिए इस पर बैन लगाने की कोशिश भी की थी। हालांकि ऐतिहासिक रूप से संस्कृतियों ने एक दूसरे को कैसे प्रभावित किया होगा, यह बात प्राचीन कहानियों से पूरी तरह मिट गई है। भारत की तरफ से चीन को लेकर न तो लोगों में कोई खास भावना थी और न ही इन रिश्तों के बारे में कोई खास जानकारी। इसका एक कारण शायद भारत की मौखिक परंपरा भी हो सकती है, जिसमें दूसरों के साथ बातचीत का बहुत कम रिकॉर्ड रखा जाता था। चीन के प्रति भारत का यह रवैया दुनिया के ज्यादातर हिस्सों से अलग था और चीनियों के लिए इसे समझना आसान नहीं होगा। आज भारतीय फिल्मों की लोकप्रियता या टूरिज्म के प्रचार से हम इन संबंधों को वापस मजबूत बना सकते हैं। हालांकि अतीत ने शुरू में कुछ उम्मीद जगाई थी। एक बार महान विद्वान पीसी बागची ने कहा था, दूसरे विश्व युद्ध के अनुभव उन दो को एक साथ लाएंगे जो अपना साझा इतिहास लगभग भूल चुके हैं।
1949 के चीनी एलीट भारत के इस इतिहास से पूरी तरह से माहिरगार थे। यहाँ तक कि खुद चेयरमैन माओ ने 1950 में भारतीय राजदूत को एक मशहूर कहावत याद दिलाई थी कि जो चीनी इस जन्म में अच्छे कर्म करते हैं वे अगले जन्म में भारत में जन्म लेते हैं। वेस्टर्न हेवंस यानी भगवान बुद्ध के जन्म की जगह का कॉन्सेप्ट चीनी समाज में गहराई तक फैला हुआ है। हालांकि एक नैरेटिव ऐसा भी सेट किया गया था कि भारत का सामाजिक ढांचा त्रुटिपूर्ण है और समाज में एकता की कमी है। हालांकि राष्ट्रवादी चीन ने भारत के पश्चिमी उदारवाद से समझौते के विरुद्ध भारत की स्वतंत्रता की मजबूत और लगातार वकालत भी की थी, जिससे ब्रिटिश सत्ता को बहुत धक्का पहुंचा था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भारत और चीन के संबंधों में काफी सुधार देखने को मिला था। भारत के राष्ट्रीय कवि रविंद्रनाथ टैगोर की यात्रा को पॉजिटिव राजनीतिक प्रतिसाद मिला था। आगे बढ़ने से पहले यदि आपको यह कंटेंट पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक, शेयर करना न भूलें और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। वर्तमान की स्थिति वास्तव में ज्यादा मिलेजुले संबंधों का संकेत देती है, परंतु इतिहास को आमतौर पर राजनीति दृष्टि से प्रस्तुत किया जाता है, जिसके पीछे यह तथ्य छिप जाता है। आजादी का समय दोनों देशों के बीच का सबसे अहम दौर था, क्योंकि दोनों देशों के लिए भाईचारा दिखाना राजनीतिक रूप से काफी लाभकारक था। यह स्थिति पूरे एक दशक तक चलती रही। ऐसी कई कोशिशें भी हुईं, जिन्होंने भारतीयों को माओवादी चीन को वास्तविकता से अधिक उदार नजरिए से देखने के लिए बढ़ावा दिया। समान इतिहास से जुड़े होने की भावना ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दोनों देशों को मिलकर कार्य करने के लिए प्रेरित किया और भारत पश्चिम के विरुद्ध चीन के समर्थन में खड़ा हुआ। कोरिया और वियतनाम जैसे युद्धों में भारत ने चीन की सहायता की। चीन जापान शांति संधि में भी चीन की काफी मदद की। भारत ने यूएन में चीन के प्रतिनिधित्व का भी समर्थन किया था। हालांकि चीन ने बाद में भारत की यूएन सुरक्षा संगठन की परमानेंट मेंबरशिप के लिए समर्थन नहीं दिया। 1950 का दशक दोनों देशों के बीच दोस्ती का दौर था। बढ़ते सीमा विवादों के बावजूद भारत इस दौर के रिश्तों पर काफी विश्वास रखता था, परंतु कुछ ऐसे छिपे हुए तनाव थे जो देश बनने के साथ साथ बढ़ रहे थे। ये आखिरकार चीन सोवियत संघर्ष में सामने आए, जिसने चीनी लीडरशिप को कम्युनिस्ट विचारधारा की तरफ मोटिवेट किया और इसके साथ ही भारत चीन संबंध का यह मित्रता वाला दौर खत्म हो गया। चीनी राष्ट्रवाद ने पहले ही एक तुलनात्मक इतिहास बना दिया था, जिसमें भारतीय समाज को कमजोर बताया गया था। इसमें अब यह दृष्टिकोण भी जुड़ गया कि लोकतंत्र में अनुशासन और हिम्मत की कमी होती है। अब दोनों ही देश अपने अपने विकास के सफर पर निकल पड़े थे। हालांकि इस संबंध के दूसरे पहलू को देखना भी आवश्यक है, क्योंकि जब बात समान हित की आती है तो ये दोनों देश साथ मिलकर कार्य भी करते हैं। ब्रिक्स और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसके अच्छे उदाहरण हैं। भारत चीन संबंधों का तीसरा पहलू संबंधों की मुश्किलों का है, जिसमें शुरुआती जुड़ाव की जगह कड़ी सुरक्षा और मुकाबले वाली राजनीति ने ले ली थी। स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद दोनों देशों के बीच सीमा का तय होना सामान्य बात थी, परंतु चीन की आक्रामक नीति की वजह से घटनाओं ने बिल्कुल अलग मोड़ ले लिया। समकालीन सत्ता इस तथ्य को समझने में असफल रही। दोनों देशों के बीच हुए युद्ध और उससे जुड़े निर्णय अपने आप में एक अलग मुद्दा है। यदि हम दूरदर्शी अप्रोच को अपनाते और 1950 में सीमा वार्ता के लिए भारत की ओर से प्रथम पहल करते, तो आज वास्तविकता शायद कुछ और होती। भारत द्वारा 6 दशक पहले लिए गए फैसलों का असर आज भी देखने मिलता है। उस समय की पॉलिटिकल और मिलिट्री घटनाओं ने भारत के चीन पर भरोसे को और ज्यादा कमजोर कर दिया। 1962 का युद्ध आज भी भारतीय लोगों की सोच पर बहुत गहरा असर डालता है। भारतीय माइंडसेट चीनियों की तरह जल्दी सब भूलकर आगे बढ़ने वाला नहीं है। 1962 में सिर्फ एक देश की नहीं, बल्कि एक मजबूत संबंध की हार हुई थी।
आज भी सरहद पर होने वाली हर एक तकरार हमें अतीत में हुई हार की याद दिलाती है। घरेलू राजनीति का अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर असर अनिवार्य है। भारत में भी जैसे जैसे जनता और राजनीतिक भावनाएं बढ़ती गईं, डिप्लोमैटिक ऑप्शन सीमित बनते गए। आज की पीढ़ी को यह जानकर हैरानी होगी कि लड़ाई से पहले इस स्थिति ने निर्णय लेने में कितनी बाधाएं उत्पन्न की थी। एक और बड़ा मुद्दा जो समय की इस स्थिति को आकार देता है, वह है चीन-पाकिस्तान संबंध। इस दोस्ती की शुरुआत को जानना जरूरी है, क्योंकि भविष्य के बारे में अंदाजा लगाने के लिए हमें अतीत को समझना आवश्यक है। पाकिस्तान के लिए भारत के साथ ताकत के असंतुलन को दूर करने के लिए चीन का साथ जरूरी है, खासकर तब जब पश्चिमी शक्तियां पाकिस्तान पर अब कम ध्यान दे रही हैं। और चीन के लिए पाकिस्तान उपयोगी है, क्योंकि वह एक क्षेत्रीय ताकत से एक वैश्विक ताकत बनने की इच्छा रखता है तथा भारत को दक्षिण एशिया के दायरे में रखने में भी मदद करता है। समय बीतने के साथ यह संबंध और भी मजबूत बनता गया। 1959 में जब भारत का चीन के साथ पहला बड़ा टकराव हुआ था, तब पाकिस्तानी प्रेसिडेंट भी चीन की घुसपैठ को रोकने की बात कर रहे थे। परंतु 1962 आते आते दोनों देश करीब आने लगे तथा पाकिस्तान ने 1963 में जम्मू कश्मीर का एक भारतीय इलाका चीन को दे दिया था, जिसे आज हम अक्साई चीन के नाम से जानते हैं। हालांकि उस क्षेत्र पर आज भी चीन का दावा आधिकारिक नहीं है, क्योंकि वह भारतीय क्षेत्र है और पाकिस्तान ने उसे अवैध तरीके से दिया हुआ है। लेकिन 1980 के दशक में भारत और चीन के संबंध एक बार फिर अच्छे होने लगे। 1962 की लड़ाई के बाद 1976 में 14 वर्ष बाद दोनों देशों ने एक बार फिर एम्बेसी स्तर के संबंधों को बहाल किया। इस समय में रिश्तों को नॉर्मल बनाने और बॉर्डर पर स्थिरता लाने पर मुख्यतः ध्यान केंद्रित था। 1993 और 1996 में साइन किए गए शांति और अमन के समझौतों ने इन लक्ष्यों की पूर्ति को आधार दिया। समकालीन विश्व में अनेक घटनाएं घट रही थी। ऐसे में अच्छे द्विपक्षीय रिश्ते भारत और चीन दोनों के हित में थे, क्योंकि दोनों में से कोई भी एक दूसरे को बड़ी चिंता के तौर पर नहीं देख रहा था। आर्थिक रूप से दोनों ही लगभग समान थे, हालांकि चीन में कुछ अंदरूनी ताकतें थीं जो अभी भी काम आनी बाकी थी। राजनीतिक रूप से चीन की स्थिति थोड़ी बेहतर थी तथा पश्चिम के साथ उसका गठबंधन काफी लाभकारक साबित हो रहा था। भारत चीन के संबंधों में हो रहा यह सुधार भारत की एक गलतफहमी साबित हुई, क्योंकि इसी दौरान चीन ने एक ऐसा पॉलिसी कदम उठाया जो आम नहीं था। इसे अल्टीमेट गिफ्ट कहा जाता है, यानी एक आखिरी सबक। वह था चीन द्वारा पाकिस्तान को परमाणु हथियार बनाने में सहायता करना। हालांकि इस समय तक विश्व में इस तकनीक का प्रसार बहुत ही सीमित मात्रा में हुआ था। केवल गिनचने देशों के पास ही यह तकनीकी ज्ञान था। इसमें हमें चीन की मानसिकता साफ साफ दिखाई दे रही थी कि भारत को पाकिस्तान के मुद्दे में उलझाकर रखना, ताकि भारत का विकास बहुत सीमित मात्रा में हो सके। ऐसी अफवाहें भी थी कि चीन ने पाकिस्तान के लिए उसकी जमीन पर न्यूक्लियर टेस्ट किया था, परंतु उत्तर कोरिया की एंट्री ने इसे और भी जटिल बना दिया। ये पुराने मुद्दे आज भी चीन भारत रिश्तों में एक समस्या बने हुए हैं। हम इसके प्रभाव को नजरअंदाज नहीं कर सकते। रिश्तों को बेहतर बनाने के साथ भविष्य के लक्ष्यों के लिए सतत कार्य करते रहना चाहिए। चीन पाकिस्तान न्यूक्लियर कोलैबोरेशन के बाद कई बार भारत चीन के संबंधों को ठीक करने की कोशिश की गई। आखिरकार 2003 में स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स मैकेनिज्म की स्थापना ने बॉर्डर विवाद पर एक ब्रेकथ्रू की सच्ची इच्छा दिखाई। चीन को भारत द्वारा एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर नॉमिनेट किया गया और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में सोचा गया। 2006 में ब्रिक्स का गठन हुआ और एक बार फिर इंडियन डिप्लोमेसी का प्रभाव पूरे विश्व में छाने लगा। हालांकि इस समय के दौरान भी कई बड़ी घटनाएं होना जारी रहीं, जैसे कि 1998 में अमेरिका और चीन का भारत के न्यूक्लियर टेस्ट का विरोध करने के लिए एक साथ आना।
लेकिन कुशल भारतीय डिप्लोमेसी के चलते भारत ने अमेरिका के साथ परमाणु डील कर ली। अब दक्षिण एशिया में चीन की दिलचस्पी बढ़ रही थी। 2008 के बाद एंटी पायरेसी पेट्रोलिंग ने चीन को हिंद महासागर में प्रवेश दिलाया। पाकिस्तान और श्रीलंका में चीन अपने सीपोर्ट्स का विकास कर रहा था। हालांकि वर्ष 2008 के वैश्विक संकट, अमेरिका एडमिनिस्ट्रेशन में बदलाव और इराक युद्ध के नतीजों ने चीन को भारी असर पहुंचाया। 2012 में लेखक डॉक्टर एस जयशंकर की बीजिंग में राजदूत के तौर पर नियुक्ति होती है और उन्हें चीन की नीतियों में आ रहे परिवर्तन को बारीकी से निरीक्षण करने का मौका मिलता है। आसियान देशों ने साउथ चाइना सी पर कदम उठाना शुरू किया और साथ ही क्षेत्रीय ढांचों के प्रति नजरिए में भी बदलाव देखने को मिला। जापान के साथ क्षेत्रीय विवाद पर ज्यादा ध्यान दिया गया। अमेरिका को भी कई सुरक्षा और आर्थिक मुद्दों पर परखा गया। रूस के साथ समीकरण चीन के पक्ष में बदल गया और यूरोजोन संकट की वजह से बाजार में चीन को आसान एंट्री मिल गई। भारत के साथ इस समय में मल्टीलेटरल सहयोग के बावजूद चीन और पाकिस्तान दोनों तरफ से समस्या बनी रही। भारत ने चीन के साथ एग्रीमेंट्स में आर्थिक मुद्दों पर कभी ज्यादा भार नहीं दिया, जबकि चीन का ज्यादातर फोकस अर्थव्यवस्था के विकास पर ही था। अपनी दीर्घदृष्टि, बड़े लक्ष्य, फोकस और योग्य नीतिमत्ता की वजह से चीन ने वैश्विक व्यापार में एक अहम स्थान बना लिया, जिसके लिए भारत आज भी संघर्ष कर रहा है। भारत चीन व्यापार तफावत अब सिर्फ पॉलिसी बनाने वालों तक ही सीमित नहीं रह गया, अपितु इंडस्ट्री और जनता की सोच को भी बदल रहा है और इस मुद्दे की चर्चाओं पर भी असर हो रहा है। भारत और चीन के बीच गहरे आर्थिक सहयोग की संभावना एक मुश्किल टास्क है। चीन अपने स्रोतों के विकास और सस्ती कीमत की क्षमता से टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आज जापान और पश्चिम से भी आगे बढ़ गया है, परंतु भारत के मामले में यह क्षमता विकास सीमित रह गया। भारत ने न तो टेक्नोलॉजी को अपनाने और न ही कभी अपनी टेक्नोलॉजी बनाने में चीन जैसी स्किल दिखाई, तथा चीन से सस्ते प्रोडक्ट्स की आयात असल में हमारी घरेलू क्षमता के विकास को भी कम कर रही हैं। जैसे जैसे चीन की आर्थिक ताकत और राजनीतिक असर बढ़ता गया, वैसे वैसे भारत के पड़ोसियों के साथ उसके संबंध भी बढ़ते गए। इसी के चलते चीन भारत के आसपास तथा दक्षिण एशिया में इंफ्रास्ट्रक्चर का भारी विकास कर रहा है। चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर, बेल्ट रोड इनिशिएटिव, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल थ्योरी, हम्बनटोटा और ग्वादर पोर्ट के विकास इसके उदाहरण हैं। हालांकि भारत चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर जैसी संरचनाओं का पुरजोर विरोध करता है, क्योंकि यह भारतीय संप्रभुता का उल्लंघन करता है। भारत और चीन के बीच संतुलन सिर्फ दो तरफा नहीं है। भारत को कनेक्टिविटी और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जैसे क्षेत्रों में ज्यादा कार्य करना पड़ेगा। हालांकि भारत के पास भूगोल, संस्कृति और सामाजिक संपर्कों के रूप में एक मजबूत कार्ड है। अब देखना यह है कि भारत इसका कितनी अच्छी तरह से प्रयोग करता है। यही उसकी स्ट्रेटेजी का असली टेस्ट होगा। वास्तविकता में हम चीन की आज की राजनीति से बहुत कुछ सीख सकते हैं। कई बार उसने अपने विकास के लिए अलग अलग ताकतों के साथ समझौते किए हैं, लेकिन भारत जैसी पॉलिटिक्स के लिए ऐसा करना आसान नहीं होगा। यह जरूरी है कि भारत अपने ऑप्शंस को सीमित रखने की बजाय उनका विस्तार करे, जैसा कि उसने 1971 में चीन, अमेरिका, पाकिस्तान की त्रिपुटी को बैलेंस करने के लिए सोवियत संघ से हाथ मिलाया था। भारत ने दक्षिण एशियाई और समुद्री इलाकों में, दक्षिण पूर्व एशिया और पश्चिम एशिया के क्षेत्रों में कई पहलों का समर्थन किया है, लेकिन ये सभी कोशिशें कमर्शियल सिद्धांतों और लक्ष्यों पर आधारित हैं, जबकि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक और ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक जैसी बड़ी संस्थानों में चीन की अहम भूमिका रही है। भारत को भी अपने प्रभाव को इस स्तर का बनाना होगा, जिससे एशिया महाद्वीप पर हमारा वर्चस्व मजबूत बना रहे। मई 2017 में भारत ने कनेक्टिविटी पर ग्लोबल बहस में पहल की। भारत ने इस बात पर जोर दिया कि कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स को इस तरह से आगे बढ़ाया जाना चाहिए जिससे संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान हो,
साथ ही वह संतुलित इकोलॉजिकल और पर्यावरण सुरक्षा, लोकल समुदायों तथा संपत्ति रखरखाव के नियमों का पालन करता हो। भारत के इस प्रयास को विश्व की तरफ से सकारात्मक प्रतिसाद मिला है। G7 की बैठक में बने बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड फ्रेमवर्क इसी तरह की एक पहल है। जहां चीन एक बड़ी वैश्विक व्यवस्था बन रहा है, वहीं भारत विश्व के मामलों में एक बड़ी भूमिका की ओर बढ़ रहा है। उनकी उम्मीदों और हितों में तालमेल बिठाने के लिए दोनों देशों में लीडरशिप की मैच्योरिटी के साथ साथ डिप्लोमेसी की सिस्टमैटिक स्किल्स की भी जरूरत होगी। न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप की मेंबरशिप एक टेक्नोलॉजी प्लेयर के तौर पर भारत को विश्व के सामने प्रस्तुत करती है और एक पुराने फ्रेमवर्क को पीछे छोड़ती है। नए सिस्टम, मैकेनिज्म और हालात सामने आने पर ऐसे और भी कई मौके आएंगे जिनका भारत को लाभ उठाते जाना है। जब दोनों देश केवल खुद के लाभ से आगे सोचते हैं, तो दोनों देश एक ज्यादा बैलेंस्ड दुनिया बनाने की अपनी कोशिश में एक जैसे ही हैं, चाहे वह रूस हो, ज्यादा ऑप्शन वाला अफ्रीका हो या दुनिया में कट्टरपंथियों के हस्तक्षेप को रोकना हो। इंटरनेशनल बातचीत में वे कभी कभी खुद को एक ही तरफ पाते हैं। उदाहरण के तौर पर 2018 और 2019 में हुई वुहान और चेन्नई समिट, जिसमें दोनों देशों ने इतिहास की समझ के साथ अपने और दुनिया के भविष्य पर भी चर्चा की। भारत और चीन के नेताओं के बीच जियोपॉलिटिकल बातचीत का चलन कई दशक पहले बंद हो गया था और इसका फिर से शुरू होना एक अलग भविष्य का संकेत हो सकता है। कुछ पॉलिटिकल फैक्टर्स भी हैं जिन पर ध्यान देना होगा। अपने विकास के समय में चीन पर दूसरी ताकतों का कोई दबाव नहीं था, परंतु भारत के मामले में यह स्थिति भिन्न है, क्योंकि वर्तमान युग बहुध्रुवीयता की ओर बढ़ रहा है और प्रतिस्पर्धा भी अधिक है। ऐसे में भारत के सामने चुनौती है कि उसे अपने विकास के साथ एक ज्यादा ताकतवर पड़ोसी को भी मैनेज करना होगा। भारत को पिछले 3 दशकों में प्राप्त विकास को बनाए रखने के लिए बॉर्डर पर शांति और सुकून बना रहना आवश्यक है। बॉर्डर और रिश्तों के भविष्य को अलग नहीं किया जा सकता। भारत अकेला ऐसा देश नहीं है जो चीन के साथ समझौता करने पर फोकस कर रहा है। वास्तविकता में हर देश अपने अपने तरीके से अपने संबंधों की शर्तों को बदल रहा है। नवंबर 1950 में सरदार पटेल और पंडित नेहरू के बीच चीन से कैसे निपटना है, इस पर बातचीत हुई थी। असलियत बनाम उम्मीद और दो तरफा सोच बनाम ग्लोबलिज्म जैसे मुख्य मुद्दे आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। यह जरूरी नहीं कि समय बीतने के साथ सही बैलेंस बनाना आसान हो, लेकिन अतीत हमें यह भी बताता है कि अगर हमें राजनीति और रुकावटों से आगे बढ़ना है तो स्ट्रेटेजी और विजन के लिए हमेशा जगह होनी चाहिए। आज दुनिया में किसी भी दूसरे संबंध से ज्यादा दूर की सोच को ज्यादा महत्व देना चाहिए। शतरंज में इंडियन डिफेंस उन लोगों के लिए एक पॉपुलर ओपनिंग है जो ब्लैक कलर के प्यादे से खेलते हैं। यह स्टैंडर्ड इंडियन स्ट्रेटेजिक तरीका रहा है। एरोन निम्जोविच ने 1 सदी पहले इस खेल के बारे में बताया था कि जैसे जैसे खेल कठिन होता जाता है, उससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसे निम्जो इंडियन डिफेंस के नाम से जाना जाता है। उन्होंने कल्पना से ब्लैक प्यादे के लिए गुंजाइश बनाई और इसी में एक सबक छिपा है। तो मित्रों, यह था द इंडिया वे का 6ठा प्रकरण। मैं आपकी मित्र एरा आपसे फिर नए प्रकरण के साथ मिलूंगी। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक आप सब खुश रहें और स्वस्थ रहें। नमस्कार।